हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की 14वीं क्लास है। इसके पहले 13 क्लासेज इन डेप्थ आ चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं पहले जाके उन क्लासेज को देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, नरम दल गरम दल अलग आ गए थे और उनका जो भी हल्का सा कार्य शुरू हो गया था। फिर बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। स्वदेशी आंदोलन फिर अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, मीन्स कमजोर पड़ गया बीच में ही और एक तरीके से खत्म हो गया। इतना आप लोगों ने जान लिया था। अब उसी बीच में जब वो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, क्या होगा? मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। मुस्लिम लीग की स्थापना में किसका हाथ रहेगा? अंग्रेज ही रहेंगे। वो चाहेंगे कि इन लोगों में फूट पड़े। एक रहेंगे सर सैयद अहमद खान। अब इनका डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन मैं रोल बताता हूँ क्या था। ये व्यक्ति क्या है, बड़े पद पर थे, न्यायिक व्यवस्था में थे अंग्रेजों की। तो इनको पता था कि मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कराना, शिक्षित कराना, एएमयू की स्थापना करते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर रहता है। वो प्रोफेसर वायसराय का कार्यकारिणी में एक सलाहकार रहता है। वो व्यक्ति क्या करता है, ड्राफ्ट तैयार कराता है और वो ड्राफ्ट लेके आगा खां करके एक रहते हैं, मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता हैं, संस्थापक सदस्य रहते हैं। वो जाते हैं, मिंटो से मिलते हैं, लॉर्ड मिंटो से, वायसराय रहता है और उनके साथ बातें होती हैं। तो मिंटो तो वो चाह ही रहा है कि इनका एक अलग प्रतिनिधित्व हम करा देते हैं, फिर इन लोगों में फूट पड़ेगी धीमे धीमे। ठीक है, वो बहुत आगे 20 साल की सोचते थे अंग्रेज, जब भी सोचते थे। तो मिलेंगे तो फिर ये क्या करेंगे, मुस्लिमों के लिए राजनीतिक अधिकारों की बात करेंगे। इसके बाद उनको नौकरी में स्थान देने की बात करेंगे और इसी सब के बीच में क्या होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। 30 दिसंबर 1906 ढाका का नवाब रहता है सलीमुल्लाह। इसका खुद का हित रहता है कि अगर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मिल गया, यहीं से मांग शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, ये हमेशा जीतेगा, इसका वर्चस्व रहेगा। तो ये क्या करेगा, ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी एक बैठक होगी और इसी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा होगी। ढाका उस टाइम कहाँ, इंडिया का ही पार्ट है। संस्थापक कौन रहेगा इसका? सलीमुल्लाह रहेगा। सह संस्थापक रहेंगे बकार उल मुल्क और आगा खां। आगा खां बहुत बड़े नेता रहते हैं आगे चल के मुस्लिम लीग के। उद्देश्य इसका क्या रहेगा मुस्लिम लीग का, कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना, मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। राजनीतिक अधिकार, पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाना। उनका पार्टिसिपेशन जब बढ़ेगा तो उनके जो भी मुद्दे हैं उनको उठाया जाएगा, उनके लिए कोई ना कोई कानून लेके आएंगे। और फाइनल जो मैंने बताया कि कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो उच्च पदों पे पहुंच गए थे, तो उन्हें वो पर्क्स पता थे कि अंग्रेजों के पास में रहने से क्या क्या फायदा होगा। तो वो चाहते ही नहीं थे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता, कुछ नहीं, उनको वो पर्क्स चाहिए थे। 1907 में लीग का प्रथम अधिवेशन होगा कराची में। इसमें लीग का संविधान बनाया जाएगा और द ग्रीन बुक नाम से ये संविधान बनाया जाएगा। तो कुछ एक फैक्ट आते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। 1908 में अमृतसर का अधिवेशन होगा मुस्लिम लीग का। इनका भी कांग्रेस की तरह साल में एक अधिवेशन होता था। इनका भी साल के लास्ट दिनों में ही अधिवेशन होगा। अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन की मांग की गई। तो जिस पर्पज से ये लीग बनाई गई थी वो अपने पॉइंट पर आ गए। इन्होंने बोला कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया जाए। पृथक निर्वाचन आप लोगों ने अगर पिछली क्लास देखी होगी, समझ गए होंगे कि जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा उसको मुस्लिम ही केवल वोट दे पाए। ठीक है। और 1909 का जो आपका मार्लोए मिंटो सुधार आया, उसमें इस मांग को मान लिया गया। सिंपल सा था, अंग्रेजों ने ही कहा था कि आप ऐसी मांग करना और वो दे दी गई। क्योंकि इससे क्या होगा, सांप्रदायिकता की नींव पड़ जाएगी। जो अलग पाकिस्तान बना है ना, उसकी नींव यहीं से पड़ेगी, द्वि राष्ट्र सिद्धांत की नींव ही यहीं से पड़ जाएगी। 1913 में क्या होगा, मोहम्मद अली जिन्ना ये लीग की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इस लीग का पुनर्गठन क्या करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से करेंगे। ठीक है। 13 में आए जिन्ना को, आप देखोगे 1902 में ये कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। 1904 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का ये भाषण पढ़ेंगे। उनका जो लिखा हुआ अध्यक्षीय भाषण है ये पढ़ के सुनाते हैं। तो जिन्ना पहले कांग्रेसी रहेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे। आगे चल के जिन्ना पूरी तरीके से बदल जाएंगे। कांग्रेस का विभाजन जानते हैं,
1907 सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब विभाजन क्यों होगा? क्योंकि कांग्रेस में दो धड़े हैं, बहुत अच्छे से समझना, आप लोगों का ही स्वतंत्रता संग्राम है, पता तो चले कि हमारे जो पहले के नेता हैं कैसे स्वतंत्रता दिला के गए। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड करने की कोशिश करें। तो कांग्रेस में दो धड़े थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल का 20 साल तक चला, मीन्स 1905 तक बहुत मजबूत थे। 1905 में जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ, अब यहाँ पे वो जो नरम दलीय राजनीति थी ना, उसका कहीं स्थान बचा नहीं था। अब देखेंगे कि उन्होंने देखा कि अंग्रेज मान ही नहीं रहे। करजन ने इतने सारे चीजें की कि जितना अधिकार दे दिए गए थे वो वापस ले लिए। कलकत्ता कॉरपोरेशन 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लेके आया, और जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, यानी कि जो भारतीय निर्वाचित होते थे, उनकी संख्या कम कर दी कलकत्ता नगर निगम में। और बहुत प्रमुख नगर निगम था, जो मैंने बोला, एक वायसराय तो ये बोलता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद कलकत्ता का मेयर बनना पसंद करूंगा। तो फिर दूसरा विश्वविद्यालय अधिनियम लेके आता है, वहां पे भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा देता है। तो करजन की नीतियां और फिर बंगाल विभाजन, इससे क्या हुआ कि जो नरम दलीय नेता थे इनके प्रति असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और गरम दलीय नेता बहुत ज़्यादा आक्रामक होने लगे। तो अब इनको कांग्रेस के अंदर ही एक प्रकार का द्वंद्व चलने लगा, गरम दलीय लोगों को रोकने की हर प्रकार से कोशिश होने लगी। अब ये रुकने वाले तो थे नहीं, इन्होंने मान लिया कि अब स्वतंत्रता ली जाएगी और छीनी जाएगी। जो कायरता, उन्होंने बोला जो अहिंसात्मक जो आप रास्ता अपना रहे हो ये कायरता है, जो याचना विवेचना कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, गर्मपंथियों तथा नरमपंथियों के बीच मतभेद होगा। गर्मपंथी क्या चाह रहे हैं, स्वदेशी और बहिष्कार को संपूर्ण देश में फैलाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। अब क्या होगा कि यहाँ पे उसी व्यक्ति की चलेगी जिसका अध्यक्ष होगा। तो दोनों धड़े चाहेंगे कि हम अपना अध्यक्ष बना लें। तो यहाँ पे प्रबल चांस थे कि तिलक अध्यक्ष बन जाते। तिलक अध्यक्ष कैसे बन जाते कि पहले जो अधिवेशन है वो नागपुर में होना था, और नागपुर उस टाइम पे बम्बई में नहीं आता था। नागपुर कहाँ आता था, एमपी, मध्य प्रांत में। तो और ये तिलक बम्बई से थे, तो अगर नागपुर में अधिवेशन होता तो तिलक को अध्यक्ष बन जाना था। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो भी आपके नरमपंथी थे उन्होंने स्थान बदल दिया बैठक का। उन्होंने बैठक का स्थान बदलवा के सूरत करवा दिया। सूरत आता था बम्बई में, अब बम्बई का कोई व्यक्ति क्या है नहीं बन सकता था। तो क्या होगा, तिलक का यहाँ से बनना कैंसिल ही हो गया। तिलक नहीं बन सकते थे, अब या तो लाला लाजपत राय बन सकते थे या पाल बन सकते थे, बिपिन चंद्र पाल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसे अध्यक्ष बनाया गया, रास बिहारी घोष को। ये अध्यक्ष बने, नरमपंथी थे, और जो कि सरकार से सीधा टकराव चाहते नहीं थे। नरमपंथी नहीं चाहते थे कि सरकार से सीधा टकराव। अगर इसके पहले की स्टोरी बताएं तो 1905 से ही शुरुआत हो गई थी कि अध्यक्ष हमारा बने, लेकिन उस टाइम पे 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया गया। तो गोखले की इज्जत बहुत थी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, तो इन लोगों को पीछे हटना पड़ा। फिर 1906 में इन्होंने कोशिश की कि अब हमारा बना दिया जाए, लेकिन यहाँ पे ये लोग दादा भाई नौरोजी को लेके आ गए। दादा भाई नौरोजी की भी सब लोग इज्जत करते थे, तो फिर पीछे हटना पड़ा। लेकिन यहाँ पे पूरा चांस था कि गर्मपंथी अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन नहीं बनने दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे बहस हो गई, लड़ाई हो गई, और जूता चप्पल चल गए। सूरत में चप्पल चल गई थी, जूते चल गए थे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, इनको जूते लगे थे, ठीक है, जो फेंके गए। आगे 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे यहाँ पे विभाजन हो गया, सूरत विभाजन। अब जब विभाजन होगा तो अंग्रेज तो इसी ताक में थे, क्योंकि इस टाइम पे स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। जैसे ही कांग्रेस में विभाजन होगा तो अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि नरमपंथियों को अपने तरफ ले लें। नरमपंथी तो उनके लिए ज़्यादा खतरा हो नहीं रहे थे। गर्मपंथियों ने अपने आपस में लड़ाई लड़ ली तो वन बाई वन करके सबको जेल में डालेंगे। तिलक को एक पुराना इनका लेख था, वो निकाल के लेके आएंगे, बोलेंगे ये तो राजद्रोह है, ये तो आपने राजद्रोह किया। इसके कारण इनको 6 वर्ष तक मांडले यानी कि बर्मा की जेल में भेज देंगे। अब तिलक केवल 1914 में रिहा होके आएंगे, ध्यान रखो। इसी जेल में तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो गीता रहस्य भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, तिलक की पुस्तक है। अरविंद घोष जो है आपके, तो इनका इसी बीच में एक माणिक तल्ला केस भी हो जाएगा 8 के आसपास। माणिक तल्ला केस,
इस केस में बाकी कुछ लोगों को फांसी होती है, कुछ लोगों को काला पानी की सजा होती है, इनको सीआर दास के लड़के बचा ले जाते हैं। जब ये बच जाते हैं तो बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं अरविंदो घोष, इनके आश्रम में मैं गया हूँ पौंडीचेरी में, बहुत बड़ा ऑरोबिलो आश्रम है, ऑरोबिले करके। बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, यहाँ पे तो 4-5 कर्मयोगिन वगैरह आप जानते होंगे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। और उस टाइम मैंने बताया था कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो बंगाल नेशनल स्कूल का इनको प्रोफेसर बनाया गया, लेख लिखते थे। तो ये क्या करेंगे, बच जाएंगे और ये सन्यासी बन के पौंडीचेरी चले जाएंगे, राजनीति से सन्यास ले लेंगे। अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया जाएगा। तो जितने भी गर्मपंथी थे सबको जेल में डाल दिया जाएगा और कांग्रेस यहाँ से एक तरीके से शून्य में चली जाएगी। 1908 के अंत तक आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था। सरोजनी नायडू, यहाँ पर सरोजनी नायडू जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहती हैं कि ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत है, क्योंकि जैसा मैंने बताया 1904 के अधिवेशन में ये भाग लेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे हिंदू मुस्लिम की, तो आगे चल के इनको बोलेंगे। जिन्ना का ही रोल रहेगा जो आपका 1916 का अधिवेशन होगा लखनऊ समझौता, उसमें जिन्ना कराएंगे समझौता। फिर क्या होगा 1911 में, हर साल क्या होता था, कुछ सालों बाद एक दिल्ली दरबार लगता था। जो ब्रिटेन का सम्राट होता था वो दिल्ली आता था, उसके सम्मान में एक पूरा दरबार लगता था और वो कुछ घोषणाएं करता था। तो दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे इस टाइम पे। 12 दिसंबर 1911 को क्या किया, सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। मीन्स आंदोलन समाप्त हो गया था, लेकिन सम्राट को समझ में आ गया इससे बहुत ज़्यादा असंतोष बढ़ा है और कोई मतलब नहीं बनता था इस तरीके से विभाजन से, तो अब दूसरे तरीके से विभाजन होगा बंगाल का। अब बिहार और उड़ीसा को अलग करेंगे इसी टाइम पे, जो कि लोगों को एक्सेप्टेड भी था, क्योंकि वो ये चाह भी रहे थे कि बिहारी भाषा बोलने वाले अलग रहे, उड़िया वाले अलग रहे और बंगाली बोलने वाले अलग रहे। इसका कलकत्ता की जगह बस इन्होंने क्या किया कि राजनीतिक चेतना कलकत्ता में फैल रही, तो इन्होंने इसकी जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। अब क्या होगा, इनकी भी प्रॉब्लम दूर हो गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन जाएगी। बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। बिहार उड़ीसा मिला के एक सिंगल राज्य थे। बाद में 1935 के अधिनियम में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाएगा। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध तथा भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में किस किसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ऑलमोस्ट हर एक बड़े नेता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, गांधी जी समेत। क्यों दिया था, कि उनको लग रहा था कि ये जो है ना आपका विश्व युद्ध जो चल रहा है, इसमें अगर अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज उसके बाद सुधार लेके आएंगे हमारे लिए, हमें एक प्रकार से स्वराज की ओर लेके जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियों ने इस आशा में ब्रिटेन का साथ दिया कि युद्ध के पश्चात उनकी स्वशासन की मांग को पूरा किया जाएगा। ठीक है। तिलक तथा गांधी जी ने युद्ध के दौरान सरकार की सहायता के लिए, अब सरकार को क्या सहायता चाहिए युद्ध में, या तो धन चाहिए या सैनिक चाहिए, तो सैनिकों की भर्ती के लिए गांव गांव ये गए और लोगों से आह्वान किया कि युवा सेना में भर्ती हों, युद्ध लड़ने जाएं। युद्ध लड़ने बाहर भेजा जा रहा था सीमा पार, तो ये लोग जा रहे थे। जो आपका बना हुआ था इंडिया गेट पर मेमोरियल, वो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के जो शहीद हैं उनके लिए था। तो सोचो कितने शहीद हुए थे इंडिया के। तो सैनिकों की भर्ती हेतु गांव का दौरा किया तिलक और गांधी जी ने। कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था, इसका नाम कामागाटा मारू का मतलब होता है गुरु नानक देव। ठीक है। 1914 में हुआ। पंजाबी लोग थे इस जहाज में, सिख थे अधिकतर। अब क्या है वो समझो। पंजाबियों का पहले से ही इंटरेस्ट रहा है कनाडा में, आज भी पंजाबी दूसरा घर अपना कनाडा समझते हैं। तो क्या होगा कि कनाडा से ऐसे भारतीयों, कनाडा ने क्या किया, एक कानून लेके आया, प्रतिबंध लगा दिया कि ऐसे भारतीय जो भारत से डायरेक्ट कनाडा आएंगे केवल उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। जो भारत से किसी और देश जाएंगे फिर कनाडा आएंगे वहाँ उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और भारत से कोई डायरेक्ट रूट या जहाज नहीं जाता था, कहाँ, कनाडा। तो क्या होगा, सिंगापुर में कुछ भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। बाबा गुरदीत नाम के एक व्यक्ति थे, व्यवसायी थे, सिंगापुर में थे, भारतीय मूल के थे। तो ये क्या करेंगे, बाबा गुरदीत सिंह भारतीय मूल के सिंगापुरी व्यापारी रहेंगे। एक जापानी जहाज लेंगे, कामागाटा मारू इसका नाम रहेगा।
इसको किराए पे लेके 376 यात्रियों के साथ आप कहा कनाडा के वैंकूवर के लिए निकलेंगे। वैंकूवर कहाँ है? कनाडा में। जब यहाँ पहुँचेंगे, अब हुआ क्या था, ये क्यों पहुँचे? कनाडा में वैसे तो प्रवेश वर्जित था, लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। उसके पहले कुछ भारतीय पहुँचे थे जो इनडायरेक्ट पहुँचे थे किसी और देश से, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था 34 भारतीयों को। तो इनके मन में भी उल्लास आ गया कि हम भी जा सकते हैं। इस बीच में क्या हुआ, कनाडा की संसद ने उस कमी को पूरा कर लिया जिस वजह से वो लोग अलाउ किए गए थे। तो जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो इन यात्रियों को नीचे ही नहीं उतरने दिया गया और इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यात्रियों के अधिकारों हेतु वैंकूवर में एक समिति बनाई गई, शोर कमेटी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फाइनली इनको वापस भेजा गया कि अब आप वापस इंडिया जाओ। तो क्या होगा, 29 सितंबर 1914 को जहाज वापस कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता का डॉकयार्ड था जहां जहाज लगते थे, जेटी बोलते जिसे, बजबज बजबज डॉकयार्ड में यात्रियों तथा पुलिस के बीच संघर्ष हो जाएगा। गोलीबारी होगी जिसमें 18 यात्री मारे जाएंगे और बाबा गुरदीप सिंह क्या है, ये भूमिगत हो जाएंगे। 1922 में गांधी जी के कहने पर आत्मसमर्पण करेंगे, इन्हें 5 वर्ष की कैद होती है। ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। इस बीच में पंजाब में क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हलचल हो रही, बहुत ज़्यादा अशांति है पंजाब में। कानून लगा है, जो मार्शल लॉ है पंजाब में लगा हुआ है और नए नए कानून, भारत रक्षा अधिनियम आया है, क्योंकि गदर आंदोलन का भी यही समय है। गदर आंदोलन का 1913 में गदर पार्टी की स्थापना और सारी चीज़ें चल रही, तो पंजाब में बहुत अशांति है और उसी का ये समय है। तो ये जितने लोग बच के निकलेंगे ये भी भाग लेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों में, बम वगैरह फोड़ेंगे अंग्रेजों पर। आगे चलते हैं, लखनऊ समझौता 1916। अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नरम दल और गरम दल मिलते हैं, दूसरे मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलते हैं। नरम दल और गरम दल क्यों मिलते हैं पहले ये समझ लो। 1907 का जो विभाजन हुआ, यहाँ से गरम दली सब जेल में, नरम दली शांत पड़ गए, तो कांग्रेस ने कुछ खास काम कर नहीं पा रहा है। इस बीच में तिलक जो सबसे बड़े नेता थे वो मांडले जेल, बर्मा, अपनी जमीन ही नहीं देख पा रहे। तो तिलक को एक चीज़ समझ में आ गई कि कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, अगर अंग्रेजों को बहाना मिल गया तो वो जेल में डाल देंगे। जेल में डालेंगे तो जिंदगी खराब, 6 साल जो मोस्ट क्रूशियल थे वो खराब कर दिए इनके। 1914 में आके तिलक थोड़े से उदारवादी हो जाते हैं, अब बहुत आक्रामक नहीं रहेंगे। तो ये समझौता करा देते हैं नरम दल और गरम दल का कि मिलके लड़ो और स्वतंत्रता, अल्टीमेट एम स्वतंत्रता है, अंग्रेजों को कोई मौका नहीं देना है, ठीक। ये तिलक का काम होगा। मुस्लिम लीग, जिन्ना, चूंकि जिन्ना अभी बात मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जिन्ना ने मुस्लिम लीग और एनी बेसेंट, तो मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस का भी समझौता होगा, इसमें जिन्ना और एनी बेसेंट का बड़ा रोल रहेगा। इसमें क्या होगा कि मुस्लिम लीग का जो पृथक निर्वाचन है इसको कांग्रेस मान्यता दे देती है, ये सबसे बड़ी भूल रहती है। और मुस्लिम लीग क्या मानेगी, वो मानेगी कि जो आपकी स्वतंत्रता की मांग है, स्वराज की मांग है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, आंदोलन में भाग लेंगे। तो क्या होगा, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग समझौता, नरम दल तथा गरम दलों के बीच समझौता। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया। लीग ने भी क्या स्वीकार किया कि कांग्रेस की जो मांग है ना, उत्तरदायी शासन, इसकी मांग को स्वीकार किया। अब उत्तरदायी शासन देखो, अभी क्या है, 1916 चल रहा है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आएगा, उसमें कहीं ना कहीं आंशिक उत्तरदायी शासन राज्यों में आ जाएगा। तो लीग इससे भी संतुष्ट हो जाएगी कि हाँ बहुत काम कर दिया आपने मेरा। इस समझौते में तिलक तथा जिन्ना की प्रमुख भूमिका थी। अब आते हैं मदन मोहन मालवीय, इस टाइम पे ये हिंदू महासभा वाले हैं। चूंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ही जवाब में ये बनाई थी इन्होंने हिंदू महासभा, तो ये क्या रह जाएंगे, ये इसका विरोध करेंगे कि ये गलत किया तुमने, इनसे समझौता कर लिया, अब इससे और ज़्यादा फूट पड़ेगी, जो पृथक निर्वाचन अपना लिया। इस समझौते में 19 सूत्री मांगें रखी गई, 19 मांगें रखी गई। नरम दल तथा गरम दल को एक करने में तिलक और एनी बेसेंट की भी प्रमुख भूमिका थी। एनी बेसेंट और तिलक क्या कर रहे हैं इस टाइम, देखो 1916 में अप्रैल में तिलक बना देंगे होम रूल लीग, अभी आने वाला है, सितंबर में एनी बेसेंट बना देंगे, दोनों अपना होम रूल आंदोलन चला रहे हैं। होम रूल मतलब गृह शासन, हमारे लोगों का शासन, स्वराज की ही मांग हो रही है। तो ये लोग इतना जमीनी स्तर पर काम करेंगे कि अंग्रेज इनसे डर जाएंगे। एनी बेसेंट की तो गिरफ्तारी हो जाती,
तिलक की भी बीच में गिरफ्तारी होती है। तो इस सब के चक्कर में ही फिर अंग्रेजों को सुधार करने पड़े। इस अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया 1916 के, क्या दिया? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये भी ध्यान रखना किस अधिवेशन में। इस अधिवेशन में गांधी जी भी भाग लेते हैं, वो केवल दर्शक की तरह बैठे रहते हैं, कुछ भी इनपुट आउटपुट नहीं देते हैं अपना। क्योंकि गांधी जी जब 1915 में आए, 9 जनवरी 1915 को, तो गांधी जी को उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दी थी कि आप अभी केवल आंख और कान खुले रखो, पूरे भारत को देखो, भारत भ्रमण करो, समझो, इसके बाद फिर मुंह खोलना। अभी मुंह नहीं खोलना, आपको कुछ कार्रवाई नहीं करनी, अभी तो केवल समझना है। होम रूल लीग आंदोलन समझ लीजिए क्या है। इसकी प्रेरणा मिली आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से। आयरलैंड भी गुलाम था, एक प्रकार का उपनिवेश था। यहाँ पर होम रूल आंदोलन चला, किसने चलाया? रेडमोंड ने, और इनको स्वतंत्रता मिल गई थी। तो सेम चीज आयरलैंड से ही आई है एनी बेसेंट, यहाँ पर वो चलाएंगे। कॉमनवेल्थ अखबार निकालती थी, न्यू इंडिया अखबार निकालती थी। तो कॉमनवेल्थ अखबार में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की व्याख्या की कि क्या है ये होम रूल लीग। अब सबसे पहले तिलक अपना होम रूल लीग बनाएंगे। 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव, यहाँ पर ये क्या करेंगे? होम रूल लीग अपनी स्थापित करेंगे। ये जूनियर असिस्टेंट पेड बैच की जानकारी है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, टास्क मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम पे, वैल्यू एडिशन जिस जिस टॉपिक में जहाँ जो चाहिए वो भी आता रहेगा। फुल टेस्ट भी होंगे आगे चल के, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और रेगुलर ग्रुप कॉल में आपको कुछ ना कुछ होता रहता है, आपके डाउट दूर होते रहते हैं। 299 फीस है। पेटीएम या फ़ोनपे पर आप पे कर सकते हो इस नंबर पर, और उसके बाद स्क्रीनशॉट या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पर भेज देना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब इनका जो तिलक का है होम रूल लीग, जहाँ पे बेलगांव में स्थापना हुई, इसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। क्षेत्र इनके कौन कौन से थे? इनका एरिया छोटा सा था तिलक का, एनी बेसेंट का बड़ा होगा, इनकी ब्रांचें भी बहुत ज़्यादा होंगी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी बम्बई शामिल नहीं है, मध्य प्रांत यानी कि एमपी, नागपुर वगैरह और बरार, बस इतने क्षेत्र शामिल हैं। 6 शाखाएं थी इनकी, वहाँ पे इनका आंदोलन चल रहा था। इनकी मांग क्या थी? स्वराज की मांग थी। भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, ये मांग भी ये कर रहे हैं। स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए, इसकी भी मांग हो रही। छुआछूत तथा जाति प्रथा का विरोध किया। इनकी जो मांग है 1917 का जो कांग्रेस होगा, ये भी बोलेंगे कि भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन करना अलाउ कर देंगे। 1916 में तिलक पर मुकदमा चला, और ये मुकदमा कौन लड़ेंगे? जिन्ना के नेतृत्व में वकील लड़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, जिन्ना तिलक का मुकदमा लड़ रहे हैं यहाँ पर। एनी बेसेंट का होम रूल लीग समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। सितंबर 1916 में स्थापना हुई। मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई। क्षेत्र क्या थे? तिलक के सारे क्षेत्र छोड़ दो, पूरे भारत में इनके ब्रांचें थीं, ठीक है। तो इनका स्वरूप अखिल भारतीय था। 200 से अधिक शाखाएं थीं। सचिव थे इनके जॉर्ज अरुंडेल। सदस्य देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बड़ा व्यक्ति यहाँ सदस्य होगा। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, CR दास, तेज बहादुर सप्रू, जिन्ना, लाजपत राय, ये सभी सदस्य बनेंगे। इसमें एक नियम बना दिया। एक संस्था थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, किसकी? गोखले की, गोपाल कृष्ण गोखले की। उन्होंने बोला कि जो भी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर हैं वो होम रूल लीग में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि होम रूल लीग आक्रामक तरीके अपना रही थी, और गोखले क्या थे? नरमदली थे। नरमदली सरकार से सीधा टकराना कभी नहीं चाहते थे, तो वो क्या होंगे? यहाँ पे भाग लेने को मना कर देंगे। लेकिन फिर भी जो इसके सदस्य होंगे वो इसके पक्ष में भाषण देंगे, होम रूल लीग के पर्चे वगैरह छपवा के बांटेंगे, तो रोक नहीं पाए। जून 1917 में क्या होगा? मद्रास सरकार ने, क्योंकि मद्रास में ही इनका बेस था, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, और इनके सचिव जॉर्ज अरुंडेल को भी कर लिया। VP बाडिया रहते हैं, उनको भी कर लेते हैं। विरोध स्वरूप क्या होगा? सुब्रमण्यम अय्यर रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नाइटहुड की ये उपाधि वापस कर देते हैं गवर्नमेंट की, और ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नाइटहुड मिला था, प्रथम भारतीय व्यक्ति। इसके विरोध में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, गिरफ्तारी के विरोध में, और गांधी जी भी इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करेंगे।
1917 में एनी बेसेंट को रिहा किया गया। एनी बेसेंट ने क्या किया? इसके बाद दिसंबर 1917 में कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, यानी कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट ही बनी। जुलाई 1918 में क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आने वाले थे वो इनकी यहाँ पे घोषणा कर दी कि हम ये सुधार लेके आने वाले हैं। जब इन सुधारों की घोषणा होगी तो फिर फूट पड़ जाएगी, बहुत सारे लोगों में पड़ जाएगी यहाँ पे फूट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अलग हो जाएंगे कांग्रेस से, एनी बेसेंट वगैरह इनमें फूट पड़ जाएगी। तो एनी बेसेंट सरकार और सुधारों की समर्थक बन गई अब, क्योंकि एनी बेसेंट ने बोला बस इतने ही सुधार की तो हम मांग कर रहे थे, बहुत है। तिलक ने क्या किया? इंडियन अनरेस्ट नामक एक पुस्तक लिखी थी वैलेंटाइन सिरोल ने। तो इसने लिखा, इसमें सारा पूरा हर चीज के लिए जिम्मेदार तिलक को ठहरा दिया कि भारत में जो भी अशांति है, जो कुछ भी हो रहा है, इसके जिम्मेदार तिलक है। तो तिलक क्या करेंगे? इस पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले जाएंगे। अब जब तिलक भी नहीं है, एनी बेसेंट ने भी मान लिया कि सरकार ठीक काम कर रही है, तो क्या होगा? ये आंदोलन होम रूल लीग का कमजोर पड़ जाएगा और यहाँ एनी बेसेंट की भागीदारी अब थोड़ी कम हो जाएगी। एनी बेसेंट का एक स्टोरी बताते हैं। आगे चल के क्या होगा? रॉलेट एक्ट आएगा। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट आ जाएगा जिसमें 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी के, बिना एफआईआर, बिना दलील के क्या कर सकते हो? गिरफ्तार कर सकती है सरकार, बिना मुकदमे के। तो क्या हुआ? पूरे देश भर में इसका विरोध हुआ। जब देश भर में विरोध हुआ तो गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह के लिए बोलेंगे, एक सत्याग्रह सभा बनाएंगे। उसके पहले वो हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। हस्ताक्षर अभियान जब चलेगा तो एनी बेसेंट इसकी बहुत ज़्यादा करके आलोचना करेंगे और गांधी जी को राजनीतिक रूप से बच्चा बोलती हैं। तिलक भड़क जाते हैं। तिलक देख लेते हैं कि गांधी जी में वो सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने गलतियां की, और यहाँ तो फिर भी ठीक है, वो 22 साल तक अफ्रीका में झुका के आए थे। अफ्रीका के गवर्नर को, जो मैन था हेड गवर्नर जनरल, उसको झुका के आए थे, उसको झुकना पड़ा था और सारी मांगे माननी पड़ी थी। तो तिलक फिर एक पुनर्मुस्को भवा, पुनः चूहा बनना, ऐसे करके लेख लिखते हैं, उसमें बहुत आलोचना करते हैं एनी बेसेंट की। ये एक स्टोरी है नॉलेज के लिए। आगे चलते हैं। 1918 बम्बई, मॉन्टेग्यू घोषणा के पश्चात कांग्रेस में पुनः मतभेद हो गया। जैसा मैंने बोला, सुधार आए तो कुछ कांग्रेसी थे वो संतुष्ट हो जाते थे, खासतौर से नरम दली। जब नरम दली हैं तो वो सुधार, लेकिन गरम दली तो वो बोल रहे ना हमें स्वराज से, स्वशासन से कम कुछ मंजूर ही नहीं, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस में दूसरा विभाजन हो जाएगा। पहला विभाजन जैसा मैंने बोला 1907 में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय उदारवादी संघ, लिबरल संघ बनाया जाएगा। अन्य सदस्य कौन रहेंगे? तेज बहादुर सप्रू और बीबी श्रीनिवास। यहाँ पे आपकी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो बीपीओ की सारी क्लासेज 85 क्लासेज एक प्लेलिस्ट बना के यहीं पर डाल दी गई, पंचायती राज वगैरह की। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, और लगातार रिवीजन टेस्ट वगैरह चल रहा है। उसका प्रोसेस भी यही है, आपको इस नंबर पे पे करना, फिर स्क्रीनशॉट भेजना, कोई क्वेरी है तो कांटेक्ट करना। बाकी आप लोगों को क्लासेस सही लग रही तो शेयर करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।